दोस्तों नमस्कार। आप सबका सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों ये वीडियो कुछ सवालों से शुरू होता है, जैसे कि वे कौन से लोग हैं, या वे किस तरह के दस्तावेज हैं, या आखिर वो क्या है जिसे ममता बनर्जी सबसे छिपाना चाहती हैं, सबसे बचाना चाहती हैं, और यहाँ तक कि उसके लिए एक महासमर में कूद पड़ी हैं। ये आखिर क्या है? दोस्तों ममता बनर्जी यदि आप ध्यान से देखें तो केंद्र सरकार से तो अब तक लड़ती रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कुछ इस तरह का नाता भी है, अक्सर होता रहता है। किंतु इनका जो है वो केंद्र सरकार से बहुत ही अलग तरह का रहा। और कैसा रहा फिर आइए बाद में बात करते हैं। फिलहाल जिस समर में ये शामिल हैं उसका या उसे देखते समय ही ध्यान आता है, अगर हम अपने आप को 16 अगस्त 2026 के डेट में ले चलें तो वहाँ से कहना होगा कि आज से ठीक 80 वर्ष पहले इसी बंगाल में एक महासमर हुआ था जिसे डायरेक्ट एक्शन डे कहा गया था। उस दिन हुआ था यूँ दोस्तों कि मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी, ऐलान किया था, धमकी दी थी कि 15 अगस्त को अगर ये पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ तो 16 अगस्त वो हमारा डायरेक्ट एक्शन डे होगा, यानी हम डायरेक्ट एक्शन करेंगे और हम लेंगे। वी नीड ईदर डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। आप इस बात को कि मतलब गहराई को, गंभीरता को समझ सकते हैं। जिन्ना वाज सो एडमेंट। वैसा तो नहीं, क्योंकि ये आज़ादी की बात नहीं है, लेकिन आज ममता बनर्जी भी, उनका भी एडमेंट होना, उनकी भी जीत, उनकी भी पोजिंग बहुत बहुत यूनिक है। आइए कुछ और सीखते हैं उस डायरेक्ट एक्शन डे से। उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे सोहरावर्दी साहब और गवर्नर थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो अचानक नहीं किया गया था। इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई और उसके लिए दूसरे दूसरे राज्यों से मुसलमानों को बुलाया गया और कलकत्ता में बसाया गया। डिफरेंट एरिया में उनको गवर्नमेंट ज़मीन जो था अलॉट किया गया और इस तरह से वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज किया गया। और ये चेंज जो डेमोग्राफी जो था वो जिन्ना अली का और मुस्लिम लीग का पावर बना, सत्ता का ये बना दम। और दोस्तों हालात वही ममता बनर्जी के साथ भी हैं। उस दिन डायरेक्ट एक्शन डे में 10,000 हिंदुओं का नरसंहार किया गया, कह सकते हैं। और उसने कहा भी था कि आई विल टेक इधर डिवाइडेड इंडिया और डिस्ट्रॉयड इंडिया। आज ममता बनर्जी भी बंगाल को, बल्कि जिन्ना साहब ने कहा जाए बंगाल को उन्होंने आग लगा दिया था, बिकॉज वो डिस्ट्रॉयड इंडिया भी लेने को तैयार थे। लेकिन ममता बनर्जी इस बंगाल को धीमी आंच पर पका कर रही हैं। अब ममता बनर्जी की सत्ता का सीक्रेट क्या है, ज़रा वो देखें तो यहाँ भी सबसे बड़ा सीक्रेट है ये बांग्लादेश के मुसलमान, यानी यहाँ का डेमोग्राफी। लेकिन फ़र्क ये है कि
जिन्ना साहब को मुसलमानों को बुलाना पड़ा था। यहाँ हेवी इन्फ्लक्स बांग्लादेश से अपने आप होते रहता है। हाँ, यहाँ जो मतलब सिस्टम है वो वहाँ तैयार रहता है वेलकम करने के लिए, और उन लोगों को बस आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि सारा कुछ लेकर के एक स्टार्टअप किट जो होता है वो देने के लिए, और उससे वेलकम होता था। वो लोग भी आकर के मज़े से रहते थे। उनके लिए एक संदेश मैंने मौखिक ही होता था, कभी कभी कुछ बोल के भी होता था कि मोजे में करो, मोजे में रहो, लेकिन वोट जो है ना वो सब वैसे ही करना जो वह ठीक है। हाँ, तो ये अंडरस्टैंडिंग था। तो दोनों पार्टी का बहुत बढ़िया एक दूसरे पर डिपेंडेंस था, वेस्टेड इंटरेस्ट था, और बहुत बड़ी चीज़ एक दूसरे से प्राप्त भी करना था। वहाँ के आए हुए घुसपैठिए बहुत बड़ी चीज़ पाते थे यहाँ, और ममता बनर्जी भी सत्ता का मतलब शासन की शक्ति इनसे आती थी। दूसरा सोर्स है शासन का ये कि यहाँ की ऐसे एक बात कहा जाए, डेमोक्रेसी में एक बात बहुत जनरली डिस्कस की जाती है, कहा भी जाता है, इट इज़ डिस्प्लेड वेरी वेल ऑल्सो, कि कानून हाथ में नहीं लीजिएगा। ममता बनर्जी ने भी वही किया, कानून हाथ में नहीं लिया, लेकिन यहाँ के सिस्टम को मजबूर करके अपना कानून लागू कराया बंगाल में। और इस तरह से ये सिस्टम जो है उसे डरा धमका करके ममता बनर्जी ने अपने हाथ में कर रखा है। ये सत्ता की दूसरी शक्ति है। और तीसरी शक्ति दोस्तों, केंद्र सरकार का बहुत ही मुलायम रवैया। 2014 में केंद्र सरकार बनी थी भाजपा की, उसके बाद 2016 में, 2021 में 2 चुनाव हुए राज्य असेंबली के। सब में हालात ये रहे कि पहले तो कि टीएमसी के गुंडे जो है वो खड़े हो जाते थे और कि हम जाने नहीं देंगे, आपको कहीं नहीं जाना, आप यहीं आराम से रहिए, आपका वोट डाल दिया जाएगा। और उसके बाद जो वोटिंग होती थी, बोगस वोटिंग होती थी, ये पहले से कैलकुलेटेड होता था कि यहाँ पर इतने वोटों से अंतर से टीएमसी या ममता बनर्जी का कोई आदमी जीत रहा है। और इस तरह से इलेक्शन कंडक्ट होता था, और इस तरह से जो कुछ भी करना था ममता बनर्जी को वो करती थी। केंद्र चुपचाप देखता रहता था। इतना ही नहीं, पोल वायलेंस एंड आर्सेनिक जो होता था उसमें वोटर्स को, जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट नहीं किया, ऑब्वियसली वो खास करके हिंदुओं को घर में से खींचकर काट दिया जाता था। उनकी महिलाओं के साथ जो कुछ किया जाता रहा है वो सब किया जाता था, घरों को आग लगा दिया जाता था। ये क्लासिकल सीन है डायरेक्ट एक्शन डे का, लेकिन उसमें 2 दिन हुआ था, इसमें कई दिन चलता है। पता नहीं किस कारण से, लेकिन ममता बनर्जी इस बात को समझ चुकी थी कि केंद्र इस मामले में कहीं कोई टांग नहीं अटकाएगा। तो ममता बनर्जी की सीक्रेट का ये तीसरा पिलर हुआ। और चौथा पिलर उनके अपने जो हैं पार्टी के लोग हैं, टीएमसी के गुंडे, वो सब छटे हुए लोग रहते थे, बहुत मतलब बड़ी बड़ी उपाधि लिए हुए, और वो सब मज़े करते थे, मज़े कराते थे, सब चल रहा था। ये सारी जो चीज़, इन सब के दम पर ममता बनर्जी केंद्र के मतलब लोगों को इस तरह से बात करती थी जैसे ये एक किसी देश की प्राइम मिनिस्टर हों और वो शत्रु देश की प्राइम मिनिस्टर है। इन्होंने दुर्योधन, दुशासन और क्या क्या नहीं क्या क्या कर दिया।
यहाँ तक कि बंगाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर है, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये अमित शाह यहाँ आकर रहता है, ये मेरी मेहरबानी है, मैं अगर नहीं चाहूँ तो वो ज़मीन पर पैर नहीं रख सकता है, कहीं आने जाने की बात तो अलग करो। इस तरह से ये बात करती थी। इतना ही नहीं, आपको मालूम होगा शायद, राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति का एक प्रोग्राम था आदिवासियों से संबंधित, उसे वो आई थी करने। वहाँ पर जहाँ उनका होना था कार्यक्रम, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और दूसरी जगह एक बहुत ही छोटे से जगह में महामहिम का कार्यक्रम लगाने के लिए कर दिया। बात ये सामने आई तो बाद में ये तो स्पष्ट रूप से महामहिम की बेइज्जती करना हुआ, और ये अक्सर लोगों के साथ करती रही। अक्सर जिसका भी मर्जी आया वहाँ पर उन्होंने मंच तोड़वा दिया, कहा कि दूसरी जगह लगेगा। कई बार तो कह दिया कि आज नहीं लगेगा, कैंसिल। इस तरह से चलता है। राज्य में केंद्र की बहुत सारी सुविधाएं जो थी नहीं चलती थी, बहुत सारी, जिसमें कि इम्पोर्टेंट मैं ये बताऊं आपको कि आयुष्मान भारत की योजना भी नहीं चलाई जाती थी। ये माहौल बना करके रखा था उन्होंने। अब ये जंग जो है यहाँ से शुरू हुआ कि ये अक्सर कहा करती थी जैसे कि बंगाल जो है वो बांग्लादेश है और उसकी प्राइम मिनिस्टर हैं वो, तो ये कहती थी कि जैसे ये हुआ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, उन्होंने कह दिया कि ये बंगाल में लागू नहीं होगा। बंगाल में नहीं लागू होगा, कोई नहीं। जैसे कि बंगाल में कैसे नहीं लागू होगा भाई, सेंटर का बनाया हुआ नियम में कैसे नहीं लागू होगा। उतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया कि ये SIR की प्रक्रिया जो चुनाव आयोग ने शुरू किया, कहा कि यहाँ सब कुछ नहीं चलेगा, SIR नहीं चलेगा, निश्चिंत रहो, सब निश्चिंत रहो, मौजे में रहो, सब मौजे में। और फिर आलम ये हुआ कि हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती रही, सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ता रहा और सारा इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट को यही दे आई अपने से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़क होकर कहा कि नहीं, अब ये SIR की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अंडर में चलेगा, और उसने हाई कोर्ट को ऑर्डर किया और जुडिशियल ऑफिसर्स एंड नॉन जुडिशियल एम्प्लॉयज़ के द्वारा वो काम चलाया जा रहा है। इधर चुनाव आयोग भयंकर मूड में है, वो जो है सो ये जितने ऑफिसर थे सबको ट्रांसफ़र किया, DGP, चीफ सेक्रेटरी, सब। और यहाँ तक कि उन जगहों का लिस्ट मंगाया है, ऑर्डर किया उसने, जहाँ पर कि पोस्ट पोल वायलेंस और आर्सन हुआ था, तथा वहाँ जो ऑफिसर्स थे उनका भी रिपोर्ट दी कि वो क्या कर रहे थे। इतनी कठिन, इतना तक का जंग क्यों लड़ रही हैं ममता बनर्जी, जबकि उनकी अपनी दादागिरी चलती थी। CBI का रेड हुआ, वो जा कर के धरना पर बैठ गई और धरना से उठ के चली, तो इट वॉज डायरेक्ट इंडिकेशन टू द TMC वर्कर्स, और उन्होंने आकर के मारपीट कर दिया CBI के ऑफिसर्स को, ऊपर से FIR भी कर दिया, कुछ नहीं हुआ। ED का एक बार कहीं रेड हुआ था, शायद संदेश खाली में है कहीं पर, उनके प्रोटेक्टेड किसी के आदमी के घर, बस वहाँ से ED के ऑफिसर जो थे बहता हुआ जख्म, खून बहता हुआ जख्म लेकर के जल्दी गाड़ी में बैठे और अस्पताल में गए इलाज के लिए। ये हालात बना रखे थे उन्होंने। इस गुंडागर्दी के बल पर यहाँ तक कि अभी लास्ट में एक रेड पड़ा ED का, उसके बाद ये जानकारी मिली, कोई ABC कंसल्टेंसी है उसके बारे में ममता बनर्जी को जानकारी मिली, और उनके इन्होंने DGP को उठाया और सीधे उनके घर पे जा कर के वो फाइल उससे छीन ली ED के ऑफिसर से, और लैपटॉप लिया और सब लेकर के गाड़ी में बैठी DGP के साथ
और चीफ सेक्रेटरी के साथ और घर चली गई। बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्पष्ट देख लीजिए तो ये बिल्कुल इस तरह का काम हुआ जहाँ की चीफ मिनिस्टर, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी जाकर ईडी के ऑफिस में गुंडाई करके आया। दोस्तों, ये हो क्या रहा है? ये तो बहुत स्पष्ट है कि ममता बनर्जी के जो वोटर्स यहाँ से भाग गए, पलायन कर चुके, वोटर लिस्ट में से उनका नाम कट गया, करोड़ की से ऊपर की संख्या में ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। तो फिर ये स्ट्रगल किस बात का कर रही है? संभावनाओं का जहाँ तक सवाल है, वहाँ तक यही कहा जा सकता है कि पार्थो चैटर्जी जैसे जो भी कांड हुए थे, वो कांड बिना मुख्यमंत्री के जानकारी के तो नहीं हो सकते। और भी बहुत तरह के केसेस हैं जिनमें संदेह होता रहा है ममता बनर्जी के शामिल होने का। अब देखने की बात यह है कि वो क्या है जिसके लिए ममता बनर्जी ने महासमर ठाना है। जय श्री राम।